हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल जेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को अगर आप पूरा दिल से करो, पूरी जान लगा दो उसके पीछे, तो आप उस काम को सबसे अच्छी तरह से करोगे। इट्स अ ग्रेट वे टू डू ग्रेट वर्क। एक मेजर अनाउंसमेंट आज के लिए, नया ऑफलाइन फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है रेडियंट एकेडमी में। उसका समय है दोपहर में 4 से 6 बजे तक। तो उस बैच के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन आर ओपन। लेट अस नाउ स्टार्ट विथ आर मेन वर्क दैट वी डू ऑन अ डेली बेसिस। क्या क्या करते हैं हम लोग? रोज 10 नए वर्ड्स देखेंगे जिससे हमारी वोकेबलरी बिल्ड होगी। एक द हिंदू में का एडिटोरियल लेंगे जिसपे हम लोग बात करेंगे, उसमें भी जो भी नए वर्ड्स रहेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है? पहली चीज, वीडियो को एंड तक देखना है। दूसरी चीज, जितने सवाल पूछे जाए उसके सवाल आपको, उसके आंसर्स, उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे। आज पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास? चलो, द वर्ड टुडे वी हैव इज, द फर्स्ट वर्ड टुडे वी हैव इज कैटेक्लिज्म। आज का जो पहला वर्ड है आपके लिए वो है कैटेक्लिज्म। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर इस पर बात करेंगे। द कंट्री बेयरली सर्वाइव्ड द कैटेक्लिज्म ऑफ वॉर। कंट्री ने बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव किया है। बेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया है। क्या सर्वाइव किया है? कैटेक्लिज्म ऑफ वॉर। जब वॉर होता है ना तो क्या होता है? बहुत भयंकर लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव किया है। इस डिस्ट्रक्शन से देश कैसे तो भी करके मुश्किल से बचा है, ये इस सेंटेंस में बोला गया है। तो कैटेक्लिज्म का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? डिस्ट्रक्शन, बहुत बुरी हालत होना, डिस्ट्रक्शन होना, डिमोलिशन होना। फॉर एग्जाम्पल इसका डिटेल में देखेंगे। अ ट्रैजिक इवेंट कॉजिंग ग्रेट सफरिंग। बहुत बुरी सफरिंग होना किसी इवेंट की वजह से, मतलब ऐसा समझ लो कुछ बहुत बुरा हुआ, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिमोलिश हो गया। ऐसा चीज होने के बाद जो दुख होता है, दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड कैटेक्लिज्म। कैटेक्लिज्म इज वेरी सिमिलर टू कैटेस्ट्रॉफ। अगर आपने वर्ड सुना होगा कैटेस्ट्रॉफ या कैटेस्ट्रॉफिक, अगर आपने वर्ड सुना होगा तो उससे बहुत सिमिलर ये वर्ड है। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या होंगे? अच्छा चलो, सिनोनिम में है, देखो सिनोनिम में देयर इज अ वर्ड कैटेस्ट्रॉफिक या डिजास्टर, है ना। तो वॉर के वक्त जो डिजास्टर हुआ था उससे बहुत मुश्किल से ये देश बच पाया है या बाहर आया है। इसका एंटोनिम क्या होगा? ब्लेसिंग या मिरेकल या सक्सेस। कैटेक्लिज्मिक यानी बहुत बुरी तरह से पिटना और डिस्ट्रक्शन होना, तबाही होना, इज कैटेक्लिज्म। और उसका अपोजिट क्या होगा? मिरेकल होना, ब्लेसिंग होना। ये उसके एंटोनिम्स हो गए। समझ गया? सिंपल वर्ड, समझ गया वर्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एनहिलेशन। एनहिलेशन इज वेरी सिमिलर टू कैटेक्लिज्म। वो बिल्कुल सेम वैसा ही वर्ड है, एनहिलेशन। एनिलेशन मतलब ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एनहिलेशन वॉज ऑलवेज ऑन पीपल्स माइंड। ना, कोल्ड वॉर के समय पे जब अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर चल रहा था तो ये डर बना हुआ था कि न्यूक्लियर एनहिलेशन हो सकता है। न्यूक्लियर एनहिलेशन हो सकता है मतलब न्यूक्लियर वॉर से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और न्यूक्लियर वॉर से होने वाला डिस्ट्रक्शन इज कैटेस्ट्रोफिक या कैटेक्लिस्मिक, बराबर है। तो इससे जो डिस्ट्रक्शन होगा वो कैटेस्ट्रोफिक रहेगा या कैटेक्लिस्मिक रहेगा। तो एनिलेशन इज वेरी सिमिलर टू द वर्ड जो अभी हमने देखा कैटेक्लिज्म, बस वैसा ही वर्ड है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम लोग। एनिलेशन यानी पूरी तरह से बर्बाद कर देना। तो तबाही करना और पूरी तरह से बर्बाद करना इज मोर और लेस दी सेम। इसके सिनोनिम क्या होंगे और इससे रिलेटेड नए वर्ड क्या हो सकते हैं? रूइन कर देना। रूइन यानी बर्बाद कर देना, बराबर है। जब रूइन का अगर हमने नाउन फॉर्म लिया तो रूइंस बोलते हैं। तो खंडहर जैसा जो घर होता है वो रूइंस बोलते हैं हम लोग। या खंडहर जैसा घर नहीं, खंडहर बन गया है, कोई बहुत पुरानी मॉन्यूमेंट है, बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है और वो खंडहर हो गया है तो उसको रूइंस बोलेंगे।
है ना, वो नाउन फॉर्म हो गया उसका। रुइन करना बोले तो बर्बाद कर देना। डिमोलिशन, डिमोलिशन मतलब तोड़ फोड़ करके तबाही बर्बादी। डेसिमेशन भी उसी मीनिंग का वर्ड है, डिसिमेट करना, तोड़ देना। एंटोनिम क्या होंगे इसके? नया कुछ तो भी बनाना, यानी बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना या इरेक्ट करना, है ना, दीज आर एंटोनिम्स ऑफ एनिहिलेशन। तो इससे पहला जो वर्ड हमने देखा था कैटेक्लिज्म इज वेरी सिमिलर टू द वर्ड एनिहिलेशन। समझ गए? दोनों वर्ड्स आर वेरी सिमिलर। चलो नए वर्ड पे चलते। अपोकैलिप्स। आज के ये सारे वर्ड सेम मीनिंग के हैं, ऐसा ही है ना। अपोकैलिप्स, अपोकैलिप्स का सेंटेंस पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ तो भी दिखा है, देखो। इट वॉज द नियरेस्ट थिंग टू एन अपोकैलिप्स वी हैव एवर सीन। ये अपोकैलिप्स के जैसी ही चीज थी जो हमने आज तक देखी है। अपोकैलिप्स के जैसी मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, उसको बोलते हैं अपोकैलिप्स। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, या सबसे इजी बताओ क्या, एंड ऑफ द वर्ल्ड को हम लोग अपोकैलिप्स बोलेंगे, बस सब खत्म, दैट इज अपोकैलिप्स। तो अगर पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा? अपोकैलिप्स आ जाएगा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो अपोकैलिप्स, अपोकैलिप्स एक नाउन है। मतलब क्या है देखो, अ वेरी सीरियस इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट डिस्ट्रक्शन एंड चेंज, है ना। पूरी तरह से कुछ तो भी चीज एक तो बदल जाना या चेंज हो जाना, इसी चीज को बोलेंगे हम अपोकैलिप्स। अपोकैलिप्स यानी सारी बर्बादी, है ना, एंड ऑफ द वर्ल्ड को समझ लो अपोकैलिप्स। ठीक है, तो अपोकैलिप्स इज अगेन वेरी सिमिलर टू इससे पहले जो हमने दो वर्ड देखे वो, है ना। कैटेक्लिज्म पूरी तरह से बर्बादी, एनिहिलेशन अगेन इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अपोकैलिप्स डिस्ट्रक्शन की वजह से जो समय आता है उसको हम लोग अपोकैलिप्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगेन रिलेटेड टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और वो समय जहां पे सब बर्बाद हो गया उस वक्त को हम लोग अपोकैलिप्स बोलेंगे। और वो इवेंट जो होती है जिसमें बर्बादी हो रही है वो कैटेक्लिज्म हो सकता है या एनिहिलेशन, प्रोसेस को हम लोग एनिहिलेशन बोलेंगे। जो समय आता है वो हो गया अपोकैलिप्स। तो दैट इज द माइन्यूट डिफरेंस है, डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्ड्स, लेकिन माइन्यूट डिफरेंस है इनमें भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, इनके सिनोनिम क्या होंगे फिर? तो सिनोनिम्स आर डिजास्टर, ठीक है, या कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ और कैटलिज्म, या मैंने आपको बोला कैटलिज्म, कैटेस्ट्रॉफ कैटा से ही बने हैं। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? अगेन इसके मिराकल, वंडर या ब्लेसिंग, ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स। बोथ आर रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन। और कुछ है क्या ऐसा ही? कैटास्ट्रॉफिक, देखो अब कैटास्ट्रॉफिक हमने अभी जो वर्ड लिया था कैटेक्लिज्म, उसमें भी सिनोनिम में था, या इसके पहले का जो अपना ये वर्ड था अपोकैलिप्स, इसका सिनोनिम ही कैटास्ट्रॉफ है, कैटास्ट्रॉफ। हाँ, ये कैटास्ट्रॉफिक इज नथिंग बट एडजेक्टिव ऑफ कैटास्ट्रॉफ, है ना। तो कैटास्ट्रॉफिक इज एडजेक्टिव ऑफ कैटास्ट्रॉफ। इसका मतलब क्या होगा फिर? वही जो एनिहिलेशन में था, है ना, मतलब कंप्लीट बर्बादी। अपोकैलिप्स में जो था वो कंप्लीट बर्बादी, ऐसा इवेंट जिससे कंप्लीट बर्बादी हो, उस इवेंट को हम कैटास्ट्रॉफिक बोल सकते। देखो सेंटेंस, द लास्ट डिसीजन ही टुक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो आखिरी निर्णय लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रूव टू बी कैटास्ट्रॉफिक, ये कैटास्ट्रॉफिक साबित हुआ, यानी बर्बादी वाला, उसने ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली बर्बाद करके रख दिया। तो कैटास्ट्रॉफिक क्या हो गया फिर? एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो इवेंट के बारे में बता रहा है ना, निर्णय के बारे में बता रहा है। वो निर्णय कैसा था? कैटास्ट्रॉफिक था। ठीक है, क्या बोलेंगे? सडन इवेंट दैट कॉजेस वेरी ग्रेट ट्रबल और डिस्ट्रक्शन। तो ये सारे डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही वर्ड है। पहला कौन सा था? कैटेक्लिज्म। दूसरा था दूसरा वर्ड कौन सा था? रिमेंबर द सेकंड वर्ड दैट वी सॉ, एनिहिलेशन। हाँ, दूसरा था एनिहिलेशन, तीसरा था हमारा अपोकैलिप्स, और चौथा वर्ड कैटास्ट्रॉफिक। ये चारों वर्ड्स आर रिलेटेड टू, ऑल फोर वर्ड्स आर रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, पर थोड़ा सा डिफरेंस सब में है। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो सकता है जिससे बर्बादी हो, बर्बादी होना तो हम कैटेक्लिज्म बोलेंगे। जो प्रोसेस से बर्बादी हो रही है उसको हम एनिहिलेशन बोलेंगे, और जो समय आ रहा है बर्बादी के बाद का, जहां सब बर्बाद हो चुका है, उसको हम लोग
अपोकैलिप्स बोलेंगे, या वो समय जहां बर्बादी हो रही है उसका हम अपोकैलिप्स बोलेंगे। बहुत सिमिलर है बट माइन्यूट डिफरेंस। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो इनके सिनोनिम्स क्या होंगे? कैटेक्लिज्मिक, ऊपर देखा था हमने, डिजास्ट्रस, ठीक है, और एंटोनिम क्या होगा इसका? फॉर्चुनेट या बेनिफिशियल, तो भी अच्छा होना। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। अब देखेंगे फिर से और इससे रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं, चलो एटलीस्ट वी हैव सम डिफरेंट वर्ड। क्रॉनिक, क्रॉनिक ये आपने बचपन में सुना होगा। अस्थमा इज अ क्रॉनिक डिजीज, अस्थमा को क्रॉनिक डिजीज बोला गया है। ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे फिर जाएंगे मीनिंग पे। अ टेरिबल ड्रॉट लास्ट ईयर स्पार्क्ड क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस दिस ईयर। पिछले साल जो टेरिबल सूखा पड़ा था उसने इस साल स्पार्क किया, यानी उसकी वजह से चिंगारी लगी, काहे की इस साल की क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस की। क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस, फूड शॉर्टेज क्रॉनिक लेवल पे था। क्रॉनिक का मतलब है ऐसा कि जो एक बार हो गया और बहुत लॉन्ग टर्म तक रहा। ठीक है, जैसे अस्थमा, अस्थमा का सॉल्यूशन नहीं है, वो हो गया तो वो हो गया, यानी वो आखिरी तक रहेगा, राइट, और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेगा। ऐसे डिजीज को हम लोग क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, बराबर, जो एक बार हो जाते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म तक, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रहते हैं, दे आर क्रॉनिक डिजीजेस। वैसा ही क्रॉनिक का मतलब है लंबी दूरी का, बहुत दिन तक रहने वाला, है ना। तो क्रॉनिक फूड शॉर्टेज मतलब कंटिन्यूअस, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन रहने वाला फूड शॉर्टेज। तो क्रॉनिक ये एक एडजेक्टिव हो गया। क्या मतलब है इसका? परसिस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम और कॉन्स्टेंटली रिकरिंग। एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन का भी हो सकता है या बार बार आने वाला, कि जो खत्म नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा उसका लेवल कम हो जाता है लेकिन फिर से निकल के आता है। कॉन्स्टेंटली रिकरिंग, रिकरिंग मतलब फिर से आना। इसका सिनोनिम क्या होगा? सीरियस या परसिस्टेंट या एक्यूट। ठीक है, परसिस्टेंट इज वेरी सिमिलर टू क्रॉनिक, कंटिन्यूअस। एंटोनिम क्या होंगे इसके? टेम्पररी या क्यूरेबल, जो ठीक हो जाए वो क्रॉनिक नहीं हो सकता, है ना। जो क्यूअर हो जाए, जो क्यूरेबल हो, दैट इज नॉट क्रॉनिक। क्रॉनिक ऐसी चीज है जिसका क्यूअर नहीं है, वो कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म तक चलते रहेगा। समझ गए क्रॉनिक का मतलब? चले अगले वर्ड पे, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास आज वो है जुबिलियंट या जुबिलेंट। जुबिलियंट नहीं है, जुबिलेंट है। चलो, अ लार्ज नंबर ऑफ जुबिलेंट फैंस गैदर्ड टू वेलकम द टीम। कल देखा होगा इंडियन टीम जब मुंबई में एयरपोर्ट पे उतरी और शाम का जो मुंबई पे मरीन ड्राइव का जो विक्ट्री मार्च था, आपने देखा होगा, तो फैंस कैसे थे? फैंस जुबिलेंट थे। जुबिलेंट थे मतलब जल्लोष कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, बहुत खुशी व्यक्त करना, यानी जुबिलेंट होना, बहुत खुश होना। ठीक है ना। तो फैंस कैसे थे? जुबिलेंट थे। वर्ल्ड कप जीत के टीम आ रही थी तो सारे फैंस बहुत जुबिलेंट थे। जुबिलेंट इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया और डिलाइट, फुल मस्ती में बोलेंगे अपन जुबिलेंट। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? हैप्पी, हैप्पी लेकिन अलग लेवल पे हैप्पी, ऊपर और हैप्पी, ज्यादा हैप्पी। जॉयफुल या इलेटेड, ये सारे हैप्पीनेस से रिलेटेड वर्ड है। एंटोनिम क्या होगा? सैड या सॉरोफुल। समझ गए? जुबिलेंट इज वेरी इजी एंड यू विल फाइंड दिस वर्ड रेगुलरली इन योर बुक्स ऑल्सो। स्टोरी बुक्स में तो बहुत अच्छे से जुबिलेंट वर्ड मिलता है। चलो नेक्स्ट वर्ड, सॉबरिंग। एक जुबिलेंट है, दूसरा ये सॉबरिंग है। ये दोनों अभी क्या हो गए? देखो सेंटेंस पढ़ो फिर तुमको ध्यान में आ जाएगा। इट्स अ सॉबरिंग थॉट दैट ओवर 25 मिलियन पीपल हैव बीन किल्ड इन कार एक्सीडेंट्स। इट्स अ सॉबरिंग थॉट, ये थॉट ही सॉबरिंग है कि 25 मिलियन पीपल कार एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा चुके हैं। 25 मिलियन लोग कार एक्सीडेंट्स में जान गंवा चुके। ये थॉट, ये सोच, ये विचार ही कैसा है? बहुत दुख भरा है। सॉबरिंग, सॉबरिंग मतलब जिसमें बहुत दुख होता है, पीड़ादायक, जिससे बहुत पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, उसको हम सॉबरिंग कहेंगे। तो सॉबरिंग का मतलब देखेंगे क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय मेलांचोली एंड सॉरो, जिसमें बहुत दुख है उसको हम लोग सॉबरिंग कहेंगे।
ठीक है ना, ऐसा फीलिंग जिससे दुख हो, दैट इज सॉबरिंग, सॉरोफुल, ऐसा समझ लो। सिनोनिम क्या होगा इसका? डिप्रेसिंग या डिस्करेजिंग। ठीक है, बहुत डिप्रेसिंग थॉट जिससे डिप्रेशन आ जाए, डिप्रेसिंग बहुत बुरा लगे, या डिस्करेजिंग कुछ करने की इच्छा नहीं हो, ऐसे थॉट को हम क्या कहेंगे? सॉबरिंग या डिप्रेसिंग या डिस्करेजिंग। एंटोनिम क्या होगा इसका? अम्यूजिंग, बहुत अच्छा लगे, बहुत फनी लगे, कुछ तो भी बहुत अच्छा लगे, हैप्पी फील हो, या एंटरटेनिंग हो, या चीयरिंग हो, ये इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, तो सॉबरिंग का मतलब है दुख, दर्द, पीड़ा। हाँ, तो ये एक एडजेक्टिव है जो यहाँ पे थॉट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव। चले अगले सेंटेंस पे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज पाइल्ड अप। पाइल्ड अप, चलो रीड द सेंटेंस। पाइल अप, बुलडोजर्स पाइल्ड अप ह्यूज माउंट्स ऑफ डर्ट। बुलडोजर्स आए, जेसीबी आया, और क्या किया बुलडोजर ने? बहुत सारी डर्ट, मिट्टी के माउंट्स, यानी एक के ऊपर एक माउंट्स को पाइल अप करके रख दिया। बराबर है, मिट्टी निकाली, ऐसा पाइल अप किया, फिर मिट्टी निकाली, पाइल अप किया, यानी इस क्या बोलेंगे हम? एक के ऊपर एक लगा के रख दिए मिट्टी के क्या उनके मातीचे ढीग, जसं आपण म्हणतो मराठीत ना, तो मेरे को हिंदी में उसके लिए वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट है ना, तो पाइल अप करना वो सारा एक के ऊपर एक। अगर आप रोज का काम नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, जैसे रोज 10 नए वर्ड्स देख रहे हैं, अब अगर आप रोज के 10 वर्ड्स नहीं देखेंगे, रोज के 10 नए वर्ड नहीं सीखेंगे, तो ये सारा काम पाइल अप हो जाएगा ना। फिर अचानक से जब पढ़ना पड़ेगा, अगर आप रोज एक लेक्चर देख रहे हैं 1-1.25 घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर रोज देख रहे हैं, जिसमें आप 10 नए वर्ड्स सीख रहे हैं, आर्टिकल्स में और 10 नए वर्ड सीख रहे हैं, पर अगर आप ये रोज नहीं करेंगे, आप तो कर रहे हो, पर आपके दोस्त जो रोज नहीं कर रहे, उनका काम क्या हो जाएगा? पाइल अप हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले, मेंस के पहले फिर इंग्लिश को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना है, तो फिर ये सारे वीडियोस इकट्ठा दिन भर, रात भर बैठ के देखने पड़ते हैं। तो अगर रोज नहीं करो काम, तो काम क्या हो जाता है? पाइल अप हो जाता है। बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड पाइलिंग अप। तो पाइल अप का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म अ स्टैक और अ हीप। ठीक है, एक स्टैक और हीप बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड पाइल अप। इसका सिनोनिम क्या होगा? एक्यूमुलेट हो जाना, जमा हो जाना सारा, बहुत सारा, अमास हो जाना, या हीप हो जाना। ठीक है ना, गठरे ऐसे एक के ऊपर एक रखना, दैट इज कॉल्ड पाइल अप। एंटोनिम क्या होगा इसका? सब तितर बितर हो जाना, सब फैल जाना, एक जगह पे एक के ऊपर एक बनना इस पाइल अप, इधर उधर फैल जाना जमीन पे इस स्क्वेंडर या स्कैटर। तो स्कैटर या स्क्वांडर, स्क्वेंडर नहीं स्क्वांडर, स्क्वांडर और स्कैटर ये एंटोनिम्स हो गए इसके। समझ गए? पाइल्ड अप समझ गया, एक के ऊपर एक जमा हो जाना, दिस इज कॉल्ड पाइलिंग अप या पाइल अप। ठीक, चले अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ग्रूलिंग। ग्रूएलिंग, सेंटेंस पढ़ो। ग्रूएलिंग बहुत अच्छा वर्ड है, आपके लिए तो बहुत काम का है। देखो, एज विथ मेनी न्यू वेंचर, न्यू वेंचर यानी नया कोई तो भी उपक्रम, वेंचर का मतलब होता है उपक्रम। एज विथ एनी न्यू वेंचर, दोज फर्स्ट 12 months हैव बीन क्रूशल एंड ग्रूएलिंग। है ना, कोई भी नया काम आप शुरू करो तो पहले 12 महीने, पहले साल 1.5 साल, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ग्रूएलिंग होता है। ग्रूएलिंग मतलब बहुत कष्टदायक, जिसमें आपको कष्टदायक नहीं, बहुत कष्ट करना पड़ता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, थका देने वाला काम करना होता है, उसको हम ग्रूएलिंग कहेंगे। बहुत थका देने वाली चीज को लोग ग्रूएलिंग कहते हैं, जिससे आप बहुत थक जाओ, बहुत मेहनत करना पड़े, दैट इज ग्रूलिंग। तो ग्रूलिंग का मतलब क्या होगा? वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग, एक तो बहुत लंबा और बहुत टायर करने वाला। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा इसका? आर्ड्यूअस। आर्डस इज अगेन ग्रूलिंग, बहुत टफ, समथिंग वेरी टफ, हार्ड या डिफिकल्ट टू डू। और एंटोनिम इज, एंटोनिम क्या है? डिफिकल्ट का एंटोनिम क्या होगा? इजी, बहुत इजी काम है। बहुत ग्रूलिंग टास्क है, मतलब कोई टास्क आपको दिया, आप बोलेंगे, अगर वो जिसमें आपको बहुत मेहनत लग रही है, उस टास्क को आपको क्या बोलेंगे कि सर ये टास्क बहुत ग्रूलिंग है। ग्रूलिंग है मतलब बहुत मेहनत लग रही है, बहुत एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, दैट इज ग्रूलिंग। आप क्या कर सकते हो फिर, जब आपको ऐसा काम लगे कि जिसमें मेहनत लगे, तो आप इनमें से कोई वर्ड एक उठा लेना।
एक और ऑप्शन देता हूँ, एक बहुत सजेशन देता हूँ अच्छा सा। आप 10 नए वर्ड सीख लेते हो ना, इन 10 नए वर्ड्स का खुद सेंटेंस बनाया करो, तब आपको सेंटेंस जमेगा। और कहीं तो भी दोस्तों में एटलीस्ट उनमें से एक दो वर्ड्स रोज यूज करने का ट्राई करो। आज सीखा ना, उसको यूज करने का ट्राई करो, यूज तो करो। जब आपके मुंह में वो वर्ड आएगा, आपके जीभ पे, आपके टंग पे वो वर्ड आएगा, तो आपका दिमाग अपने आप उस वर्ड को यूज करने में ट्रेन होने लगेगा। तो बताना पड़ता है थोड़ा सा बोल के, जल्दी फिर जमेगा। ठीक है, चले अगले वर्ड पे। एंड आई होप दिस इज द लास्ट वर्ड। यस, दिस इज द लास्ट वर्ड आज का। कौन सा वर्ड है? वर्ड है विंडिकेशन। माई स्टैंड हैज बीन विंडिकेटेड, ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना। आई टुक अ स्टैंड एंड माई स्टैंड हैज बीन विंडिकेटेड। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर आपको मीनिंग बताऊंगा। सेंटेंस है, द क्लेमेंट वॉज नॉट मोटिवेटेड बाय अ डिजायर फॉर विंडिकेशन बट वॉज परस्यूइंग अ वेंडेटा। वेंडेटा होना चाहिए, वेंडेटा। ठीक है, जो क्लेमेंट था, क्लेमेंट यानी जो क्लेम कर रहा था कोई चीज, ही वॉज नॉट मोटिवेटेड बाय अ डिजायर फॉर विंडिकेशन। वो विंडिकेशन नहीं चाहिए था, वो वेंडेटा को परस्यू कर रहा था। वेंडेटा को परस्यू कर रहा था मतलब क्या, वो भी बता दो। देखो, वेंडेटा का मतलब होता है बदला। वेंडेटा मतलब बदले की भावना या बदला। वेंडेटा को बदला चाहिए था, को बदला चाहिए था, उसको विंडिकेशन नहीं चाहिए था। विंडिकेशन मतलब है सत्यता का सामने आना। हाँ, जनरली विंडिकेशन उस बात के बारे में होता है जो बात बाकी सारे लोग कह रहे होते हैं कि गलत है, लेकिन आप कह रहे होते हैं कि सही है। तो जब आप कह रहे होते हैं कि कोई चीज सही है, तो आपने एक स्टैंड लिया, और वो चीज बाद में प्रूव हो गई जो आपने कहा था कि सही है, तो फिर उस समय आप कहते हो कि माई स्टैंड हैज बीन विंडिकेटेड, यानी मैंने जो कहा था वो सही है और बाकी सब कह रहे थे वो वैसा नहीं है, जो मैं कह रहा था वो सही है। तो वो स्टैंड सही होना, इसको बोलेंगे हम विंडिकेटेड होना, या उस प्रोसेस को, उस चीज को बोलेंगे विंडिकेशन। किसी चीज का सही होना जब लोग कह रहे हो कि वो गलत है, बोलेंगे विंडिकेशन। तो विंडिकेशन मतलब द फैक्ट ऑफ प्रूविंग दैट what someone said or did was right or true after other people thought it was wrong। जब सारी दुनिया कहे कि ये गलत है, लेकिन तुम कहो कि वो सही है, और वो सही चीज है करके प्रूव हो जाए, तब आप बोलेंगे कि ये मैं जो कह रहा था उसका विंडिकेशन है। समझ गए? विंडिकेशन समझ गए? तो इसका सिनोनिम क्या होगा? क्लियरेंस है या एक्विटल। बहुत बार एक्विटल यानी कि आरोपी पे आरोप लगा दिया कि इसने गलत किया है, लेकिन वो कहे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, और वो बात कोर्ट में साबित हो जाए और उसको कोर्ट छोड़ दे, वो हो जाएगा उसका एक्विटल। एंटोनिम क्या होगा उसका? ब्लेम करना किसी को या चार्ज करना, किसी पे आरोप लगाना, ये उसका अपोजिट। समझ गए? क्लियर? आज के 10 नए वर्ड्स, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है आज। ठीक है, चलो तो आज अभी आपको, ओ सॉरी, ये आई फॉरगॉट टू चेंज दी हेडलाइन। तो हेडलाइन पे मत जाओ आज। आज सीधा हम लोग सीधा क्या करेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो आई फॉरगॉट टू चेंज दी हेडलाइन। कुछ ना कुछ रोज भूल जाता हूं मैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, ये एडिटोरियल है आपके लिए। पहला ये पढ़ो, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आई विल वेट हियर।
ठीक, पढ़ लिया। चलो, ये हेडलाइन आज बहुत तंग करेगी, ठीक है, हम लोग चलो पढ़ेंगे आखिरी तक। हाँ, यहां से हेडलाइन नहीं दिखी, चलो शुरू करते हैं फिर। क्या है? द एम्बिशियस गोल ऑफ इरेडिकेटिंग वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 WP1 by 2026 appears to have become tougher, है ना। ये जो एम्बिशियस गोल है, कौन सा एम्बिशियस गोल? एम्बिशियस गोल यानी ऐसा गोल जिसको आप पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हो। तो एम आपका वो है, कौन सा है एम? ये कौन सा गोल है? इरेडिकेटिंग वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस। इरेडिकेटिंग मतलब निर्मूलन, है ना, निकाल देना, खत्म करना किसी चीज को। किस चीज को खत्म करने के पीछे पड़े हम लोग? वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1, है ना। WPV1 नाम का ये वायरस है, पोलियो के लिए, जिससे पोलियो होता है, ठीक है। ये कब तक का टारगेट है हमारा? 2026 तक का ये हमारा टारगेट था। इट अपीयर्स टू हैव बिकम टफर। ये जरा अब ज्यादा मुश्किल लग रहा है। टफ तो था लेकिन अब ज्यादा मुश्किल लग रहा है, टफर लग रहा है। WPV1 विच इज एंडेमिक ओनली इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान is showing signs of a resurgence since 2023। ठीक है, देखो अभी WPV1 ये जो वायरस है विच इज एंडेमिक ओनली इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एंडेमिक है। एंडेमिक है मतलब वहीं का लोकल वायरस है, उसी एरिया में है, उस एरिया से बाहर नहीं है, उसी एरिया में। हमने पैंडेमिक ये वर्ड देखा, पैंडेमिक मतलब सभी जगह फैला हुआ, दैट इज पैंडेमिक। और एंडेमिक का मतलब किसी जगह का लोकल, वहीं का नेटिव, ठीक है, ये हो गया एंडेमिक। तो विच इज एंडेमिक ओनली इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज शोइंग साइंस ऑफ रिसर्जेंस। रिसर्जेंस मतलब फिर से ऊपर आना, फिर से बाहर आना। हमने जो मेहनत की थी शायद वो खत्म हो रहा होगा, लेकिन अब फिर से बाहर आ गए, फिर से बाहर निकाल रहा है, फिर से बाहर निकल रहा है। सिंस 2023, पिछले साल से ये जरा ज़्यादा ही वो उसके बाहर आने की न्यूज़ होगी, है ना। विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रिपोर्टिंग 6 WPV1 केसेस ईच इन 2023। 2023 में ये वायरस की केसेस कितनी थी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने 6 केसेस बोली है 2023 में, अफगानिस्तान की 6 और पाकिस्तान की 6। There were 2 cases in Afghanistan and 20 cases in Pakistan in 2022। 2022 में टोटल 22 केसेस थी, 2 कहाँ थी? अफगानिस्तान में थी और 20 केसेस पाकिस्तान में थी 2022 में। और 2023 में तो 6 ही केसेस दिख रही, 6 इसकी 6 उसकी, यानी टोटल 12 केसेस। 22 से तो 12 पे आ गए। फिर रिसर्जेंस क्यों बोल रहा है वो देखना पड़ेगा जरा। The total incidence of type 1 cases in both countries in 2023 might appear to have nearly halved। halved मतलब हाफ होना। यहां 2022 में तो 2022 में 22 केसेस थी और 2023 में 12 केसेस, है ना। 2022 यहां पे कितनी केसेस थी? 22। 2023 यहां कितनी केसेस आई? 12। तो ये तो ऑलमोस्ट आधा हो गया, ऐसा ही तो लग रहा है, यही बोल रहा है। अपीयर्स द टोटल इंसिडेंस ऑफ टाइप 1 केसेस इन बोथ कंट्रीज माइट अपीयर टू हैव नियरली हाफ। दिख तो रहा है कि आधा हो गया, बट विथ 6 केसेस इन अफगानिस्तान एंड 5 केसेस इन पाकिस्तान ऑलरेडी दिस ईयर। इस साल क्या हो गया? 6 केसेस है अफगानिस्तान में और 5 केसेस है पाकिस्तान में। ये पहले हाफ की बात कर रहे हैं हम अभी तक। दिस ईयर देयर अपीयर्स टू बी एन अपटिक। तो ये कैसा है? यहाँ एक अपटिक दिख रहा है। अपटिक का मतलब क्या? जनरली हम लोग ग्राफ में कैसा पॉइंट करते कि ये ऐसा है, कम आ रहा है, फिर अचानक से अगर केसेस बढ़ गई तो ये ऐसे दिखता है, तो ये ऊपर आता हुआ दिखता है। तो दिस इज कॉल्ड एन अपटिक, ऊपर आना किसी चीज का, अचानक से ऊपर दिखना। इफ दिस कंटिन्यूज the total cases being reported from the two countries might be close to or even surpass 2022 numbers।
अगर ये 2024 का आंकड़ा चलता रहा इसी तरह से, क्योंकि 11 तो ऑलरेडी हो गए आधे साल में, अगर ये आंकड़ा ऐसे ही रहा तो शायद हम 2022 के नंबर को भी सरपास कर जाएंगे, इवन सरपास दी 2022 नंबर्स। द कंसर्न अबाउट WPV1 इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ केसेस इन द चिल्ड्रन। ये जो कंसर्न है वायरस को लेके, ये सिर्फ चिल्ड्रन में जो केसेस आ रही है उनका नंबर बढ़ने से नहीं है, तो उनके नंबर से रिलेटेड नहीं है, तो दूसरी और कोई तो भी कंसर्न है। वो कंसर्न क्या है देखते। द सर्कुलेशन ऑफ द वायरस इन द एनवायरमेंट इज सीन टू बी राइजिंग। ये बड़ी कंसर्न है। सिर्फ बच्चों में नंबर ऑफ केसेस दिख रहा है ये कंसर्न नहीं है, तो एनवायरमेंट में भी उस वायरस का सर्कुलेशन दिख रहा है, ये कंसर्न है, वो नंबर बढ़ रहा है, एनवायरमेंट में वो वायरस फैल रहा है, ऐसा इनका बोलना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, 2 साल के बाद ये गैप दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स हैव बीन इंक्रीजिंगली कलेक्टेड। पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स, अब ये एनवायरमेंटल सैंपल्स क्या होते हैं? देखो, एक सैंपल होता है जो हम व्यक्ति से लेते हैं, कोई चिल्ड्रन है उससे एक सैंपल ले लिया, तो वो अलग वो व्यक्ति का सैंपल है। बहुत बार क्या होता है कि वायरस एनवायरनमेंट में फैला है कि नहीं है ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में के चीज़ों के सैंपल लेंगे, जैसे पानी का सैंपल लिया, एयर का सैंपल लिया, सॉइल का सैंपल लिया, तो ये एनवायरमेंटल सैंपल्स हो गए। अगर एनवायरनमेंट के सैंपल्स में भी अगर तुमको वो वायरस मिलना शुरू हो जाए तो हम उसको कहते हैं फिर पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स, कि वो एनवायरनमेंट का सैंपल भी पॉजिटिव आ गया। तो एनवायरनमेंट में अगर वो वायरस चलेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट को हम लोग रोक तो भी सकते, लेकिन एनवायरनमेंट से ह्यूमन में जा रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कि एनवायरनमेंट में बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स हैव बीन इंक्रीजिंगली कलेक्टेड, वो कंटिन्यूअसली वो बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ? इन पाकिस्तान इन 2023 एंड टिल अर्ली जून दिस ईयर। इस साल भी जून तक ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है एनवायरमेंटल सैंपल्स का। फ्रॉम सिटीज विच हैव बीन हिस्टोरिकल रिजर्वॉयर्स फॉर द वायरस। ऐसे शहरों से ये एनवायरमेंटल सैंपल्स मिल रहे जो हिस्टोरिकल रिजर्वॉयर्स थे इस वायरस के। हिस्टोरिकल रिजर्वायर्स मतलब हिस्टोरिकली ये एक रिजर्वायर का मतलब होता है जलाशय, तल, है ना, तो ये जलाशय की तरह तो नहीं है, पर वहीं पे ये वायरस बड़ी संख्या में मिलते हैं, इसलिए उनको वहां पे रिजर्वायर बोला गया है ना। तालाब, तालाब इज अ रिजर्वायर, जहाँ पे पानी स्टोर होता है, तो यहाँ पे वायरस स्टोर हो रहा है ऐसे शहरों में। ठीक है, तो यहाँ से वो बहुत कंटिन्यूसली एनवायरमेंटल सैंपल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अगले पार्ट पे चले क्या? अगला पार्ट पढ़ेंगे। चलो, रीड द नेक्स्ट पार्ट एंड लेट मी नो। पढ़ लो इसे।
डन, चले लेट अस नाउ रीड इट टुगेदर। क्या दिया है? लास्ट ईयर 125 Last year 125 पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स वेर कलेक्टेड। पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल का मतलब समझ गया ना अभी, है ना? तो एनवायरमेंटल सैंपल्स जो पॉजिटिव थे, जिसमें वायरस मिले, ऐसे 125 सैंपल्स कलेक्ट किए गए। ठीक है, यानी एनवायरमेंट में ही वायरस फैल चुका है। तो 125 सैंपल्स कलेक्ट किए गए, वेर कलेक्टेड फ्रॉम 28 डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान। 28 डिस्ट्रिक्ट में से ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए। ऑफ दीज 119 बिलोंग टू अ जेनेटिक क्लस्टर 5B3A, जिनमें से 119 तो एक ही जेनेटिक क्लस्टर के थे, मतलब वहीं से फैले हुए सारे। विच सजेस्ट दैट दीज वेर इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। एक ही जेनेटिक क्लस्टर के है, उसका मतलब क्या कि सबके जीन्स वो एक वायरस से आ रहे हैं, और वो वायरस कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था, बराबर है। बाय जून 1 दिस ईयर, इस साल 1 जून तक, देयर हैव बीन 153 पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स। यानी इस साल, पिछले साल 125 थे पूरे साल भर में, इस साल 153 एनवायरमेंटल सैंपल्स ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, वो भी आधे साल में, 1 जून यानी आधा साल से भी पहले। फ्रॉम 39 डिस्ट्रिक्ट्स, पिछले साल कितने डिस्ट्रिक्ट में था? 28 डिस्ट्रिक्ट में, ये साल तो 39 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल चुका है। ठीक है, एज ऑफ April 8, 2024, 34 पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स वेयर कलेक्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से तो 34 पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट किए जा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स, देखो किसने बोला है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कि द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स इन epidemiologically critical areas and historical reservoirs such as Karachi, Quetta and the Peshawar Khyber blocks in Pakistan and Kandahar in Afghanistan represents a significant risk to the gains made in the past। बहुत बड़ा सेंटेंस है। क्या बोला है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बोला है कि जो पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स मिले हैं, कहाँ पे? एपिडेमियोलॉजिकल क्रिटिकल एरियाज में या हिस्टोरिकल रिजर्वायर्स में। अब ये एपिडेमियोलॉजिकल रिजर्वायर्स, सॉरी क्रिटिकल एरियाज मतलब क्या? ऐसी जगह कि एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी मतलब महामारी का विज्ञान, या महामारी जिससे हम स्टडी करते हैं ना, स्टडी ऑफ डिजीजेस इस एपिडेमियोलॉजी, है ना। एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से जो क्रिटिकल एरियाज है वो, या हिस्टोरिकल रिजर्वायर्स जो है वो कौन से है? ये हिस्टोरिकल रिजर्वायर्स कराची है पाकिस्तान में, क्वेटा है, पेशावर और खैबर का ब्लॉक है ना पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में का कंदाहार, है ना। यहाँ पे जो पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल मिले, इससे ये क्या पता चल रहा है? रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू द गेन्स मेड इन द पास्ट में जो हमने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इतना काम किया था ये वायरस को ख़त्म करने का, इनकी बढ़ती हुई संख्या से ये जो पिछला किया हुआ काम है वो ख़त्म होने का अभी रिस्क है, या उसको नुकसान पहुंचने का डर है, रिस्क है। समझ गए? राइजिंग पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ पोलियो कैंपेन्स नॉट रियली अचीविंग देयर डिजायर्ड कवरेज। इनसे दूसरी बात क्या पता चल रही कि जो पोलियो कैंपेन रन किए जा रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उससे सफलता हासिल नहीं हो रही है ना। इट इज नॉट रियली अचीविंग देयर डिजायर्ड कवरेज। उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है शायद ये, जिन लोगों तक पहुंच की जरूरत है। कारण क्या है इसका? फेक फिंगर मार्किंग सांस वैक्सीनेशन इज अ परसिस्टिंग प्रॉब्लम। जैसे उदाहरण क्या दिया है? फेक फिंगर मार्किंग, यानी वैक्सीनेशन किसी और का कराओ और फेक फिंगर जिसका वो करना नहीं है वहाँ फेक फिंगर लगा दो, यानी उसका बायोमेट्रिक गलत है, तो फिर जिसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है उसका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। सांस वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन किया नहीं फिर भी फिंगरप्रिंट ले लिया। अब पता कैसे चलेगा फिर इसको? लोगों को तो लगेगा इसका वैक्सीनेशन किया था, फिंगरप्रिंट ले लिया लेकिन वैक्सीन ही नहीं दिया। तो फेक फिंगर मार्किंग सांस वैक्सीनेशन इज अ परसिस्टिंग प्रॉब्लम। परसिस्टिंग का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, है ना।
ऐसा प्रॉब्लम ये ऐसा कि कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम। तो चिल्ड्रन इन पाकिस्तान सिटीज आर लार्जली इम्यूनाइज्ड। पाकिस्तान के शहरों में भले ही जो बच्चे हैं वो लार्जली इम्यूनाइज्ड है। इम्यूनाइज्ड है मतलब वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन दी गई है। देयर देयर इज अ हाइटेंड देयर इज अ हाइटेंड देयर इज अ heightened risk of the virus striking any unvaccinated or not fully vaccinated children। लेकिन ये रिस्क बहुत ज्यादा है, हाइटेंड रिस्क है किसकी, कि वायरस अटैक करेगा किसको, अनवैक्सीनेटेड और नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन को, जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है उसको। इन 2023 2 of the 6 केसेस वेयर फ्रॉम कराची सिटी। कराची शहर से 2 केसेस मिली हैं। तो शहरों में अगर ये प्रॉब्लम है तो गांव में और देहात वाले एरिया में क्या प्रॉब्लम होगा उसको सोच सकते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ रीड द लास्ट पार्ट, वेरी स्मॉल, रीड इट क्विकली। ठीक, पढ़ लिया, चले क्या बोला है, द सिचुएशन इन पाकिस्तान अपीयर्स वर्स देन इट इज इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो वर्स है और बुरी है अफगानिस्तान से। क्यों? विद द एक्चुअल स्प्रेड ऑफ WPV1 सीन प्रिडोमिनेंटली इन अफगानिस्तान इन 2022 नाउ बीइंग डिटेक्टेड इन पाकिस्तान इन 2023 एंड 24। यानी 2022 में जो WPV1 का स्प्रेड अफगानिस्तान में दिख रहा था वो 2023 आते आते 2023 और 2024 आते आते अभी पाकिस्तान में ज्यादा दिख रहा है। देयर इज ऑल्सो ग्रेव रिस्क ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड फ्रॉम पाकिस्तान। और यहाँ पे एक ग्रेव रिस्क है। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, ग्रेव का मतलब होता है वेरी सीरियस रिस्क। काय की सीरियस रिस्क? इंटरनेशनल स्प्रेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से ये पाकिस्तान के बाहर भी जाने का डर है, वायरस पाकिस्तान से बाहर जाने का, पर्टिकुलरली टू अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान में ये जाने का डर है और अफगानिस्तान में फैलने का। विथ और क्यों? विथ ओवर 0.5 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज फोर्स्ड टू लीव पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से जो शरणार्थी पाकिस्तान में आए थे अब उन्हें कितने लोगों को 0.5 मिलियन 5 लाख लोगों को वापस भेजा जा रहा है। रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थी, तो जो रिफ्यूजीज आए थे उनको वापस भेजा जा रहा है कहाँ? पाकिस्तान। एंड एन एस्टिमेटेड 0.8 मिलियन यानी 8 लाख टू बी एविक्टेड सून। 5 लाख को तो भेजा जा रहा है और एस्टिमेट है कि और 8 लाख लोगों को भेजा जाएगा, निकाला जाएगा। एविक्टेड का मतलब होता है निकाला जाना, और 8 लाख लोगों को निकाला जाएगा। देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्प्रेड ऑफ द वायरस। क्रॉस बॉर्डर यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान ये स्प्रेड होने का, बहुत स्प्रेड होने का डर है। देयर इज अ लार्ज पूल ऑफ अनवैक्सीनेटेड एंड अंडर इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन। एक बहुत लार्ज पूल है, लार्ज पूल यानी बहुत बड़ी संख्या
पूल का मतलब होता है यहाँ पे संख्या, ठीक है ना। एक बहुत लार्ज पूल है, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप है जो अनवैक्सीनेटेड है ना, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ या अंडर इम्यूनाइज्ड है। अंडर इम्यूनाइज्ड का मतलब होता है जिनका इम्यूनाइजेशन पूरा नहीं हुआ। 2 डोज लेने थे, एक ही डोज लिया, बराबर है। 0 से 10 साल के बच्चों को देना था तो 10 ही साल देना था, पहले 5 साल लिए, बाद में लिए नहीं, तो ये अंडर इम्यूनाइज्ड बच्चे होते, ठीक है। कहाँ पे है ये? इन सदर्न अफगानिस्तान। इंक्रीजिंग द रिस्क दैट रिटर्निंग रिफ्यूजीज कैन पोज। इससे अफगानिस्तान में भी एक डर बना हुआ है कि ये जो रिफ्यूजीज रिटर्न आ रहे हैं, कि अगर ये अनवैक्सीनेटेड और या फिर अंडर इम्यूनाइज्ड होंगे तो इससे ये वायरस फैलने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। आई थिंक ये पैसेज पूरी तरह भी समझ गया होगा। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कैन अफेक्ट द गेन्स मेड इन द पास्ट इन पोलियो इरेडिकेशन। जो पास्ट में गेन्स किए थे, जो मेहनत की थी, जो सक्सेस मिला था, उस पे पानी फेरने का काम इनमें से कौन सी चीज करने वाली है, ये WHO ने बोला है, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग cities इज आर हिस्टोरिकली रिजर्वायर्स ऑफ WPV1 वायरस। इनमें से कौन सा शहर WPV1 वायरस का हिस्टोरिकल रिजर्वायर रहा है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड एंडेमिक। एंडेमिक का सिनोनिम या मोस्ट सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको क्लियर कर लेना। FOREIGN चाहिए, आई इधर चाहिए, इधर चाहिए, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, इसको स्पेलिंग सही कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द सेम मीनिंग एज द फ्रेज इन द बोल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहां पे आपको एक फ्रेज दी गई है, लार्ज पूल। ये लार्ज पूल का मतलब क्या है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में किससे सबसे ज्यादा सिमिलर है, आपको बताना है। और आखिरी जो है वो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाइज, ये ई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाइज दैट देयर इज रिसर्जेंस ऑफ WPV1 वायरस। WPV1 वायरस रिसर्जेंस हो रहा है, मतलब फिर से आ रहा है, ये किस बात से पता चलता है, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन से पता चलेगा, वो आपको एज एन आंसर रखना है, ठीक है। चलो नाउ लेट अस फाइनली मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ एरर डिटेक्शन। कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, लेट अस सॉल्व देम। हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट once, a politician never forget those days। सब्जेक्ट और वर्ब पे ध्यान दो तो बहुत जल्दी ध्यान में आएगा। अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन, नेवर फॉरगेट ये वर्ब है, एस इधर नहीं लगा तो इधर लगना चाहिए, ऐसा समझो। तो सब्जेक्ट को लगेगा, नहीं तो वर्ब को लगेगा। अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट्स दोज डेज, है ना, तो फॉरगेट को एस लगना जरूरी है, मतलब इस पार्ट में आपका एरर है, ये पार्ट में, समझ गए। सिंगुलर सब्जेक्ट को वर्ब एस वाला चाहिए, B5। पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट्स दोज डेज। नेक्स्ट, प्रसाद recalled that meeting people have been a part of his life as a student activist। प्रसाद को ये याद आया है ना, प्रसाद recalled that meeting people have been a part of his life as a student activist। देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही फिर से प्रॉब्लम है। यहां सब्जेक्ट वर्ब, कौन से वर्ब की बात कर रहे हैं अपन, हैव, है ना। सिर्फ पीपल रहता था ना, मीटिंग नहीं होता था, सिर्फ पीपल रहता था तो पीपल हैव बराबर है। पर कौन, व्हाट हैव बीन पार्ट ऑफ लाइफ, क्या हैव बीन पार्ट ऑफ लाइफ, मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना, ये सब्जेक्ट है। तो लोगों से मिलना ये बात सिंगुलर है, और इसके लिए यहां पे हैव नहीं लगेगा, यहां लगेगा हैज। मीटिंग पीपल हैज बीन, ठीक है। मीटिंग नहीं होता था तो फिर वो पीपल हैव बीन बराबर रहता था, ठीक है। पर मीटिंग पीपल बोले तो लोगों से मिलना,
लोग नहीं, लोगों से मिलना, ये चीज सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन 3, रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू हेवी रेन्स। देखो मैं हमेशा कहता हूं बहुत ज्यादा रूल्स पे ध्यान मत दिया करो, पर कुछ चीजें बहुत सिंपल है उसको ध्यान में रख सकते हो। जैसे डू, डज और डिड आता है तो साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है ना, डू डज डिड के साथ V1, इतना याद रखना है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा रूल्स में मत जाओ, पर इतना तो याद रखो। तो यहां डिड अगर आता है तो यहां केम नहीं आ सकता, अगर यहां डिड है तो यहां केम नहीं आ सकता, यहां पे V1 ही चाहिए, डिड नॉट कम, सिंपल। क्वेश्चन 4, most of the work of this NGO is of little benefit to the disadvantages. Most of the work of this NGO is of little benefit to the, किसको बेनिफिशियल नहीं है, देखो टू द डिसएडवांटेजियस, डिसएडवांटेजेस बोला है ना, तो ये डिसएडवांटेज्ड होना, डिसएडवांटेज्ड लोगों के बेनिफिट का नहीं है ऐसा बोलना है, तो डिसएडवांटेज्ड लगेगा, डिसएडवांटेजेस नहीं लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग टू द फ्लड विक्टिम्स इन केरला। अब दो जगह यहां प्रॉब्लम हो सकता है, कैसा, वी हैव सफिशिएंट फूड, अगर हम बोलते थे वी हैव गिवन सफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग टू द फ्लड विक्टिम्स इन केरला तो भी चलता था, पर क्या है, हमको नया वर्ड कहां डालना है इसमें एरर नहीं रहता, हमको एरर होता है कि कहां गलत दिया हुआ है। तो वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग ये सही हो सकता है, गलत है टू में, टू द फ्लड विक्टिम्स नहीं है, हमारे पास किसके लिए है, तो वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन केरला, तो वहां टू नहीं लगेगा, वहां लगेगा फॉर। आई होप हमने आज जो भी चीजें देखी आपको समझी होगी। एक छोटा सवाल है आप सबके लिए, छोटा सा, मैं जो आपको रीडिंग के लिए वो एडिटोरियल का पैराग्राफ रीड करने के लिए जो समय दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, मुझे एक बार प्लीज़ बताना, ताकि उस हिसाब से मैं वीडियो में आपके लिए समय ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है समय ठीक है तो सफिशिएंट टाइप कर देना, अगर आपको लगता है समय कम है इनसफिशिएंट टाइप कर देना। ठीक, चलो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस, क्वेश्चंस के आंसर्स देना कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।